तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में और टाइटल में आज का टॉपिक देखा होगा, जो कि है कोलिजियम वर्सेस एनजैक। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोलिजियम क्या है, एनजैक क्या है, प्लस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, और ये पूरा मुद्दा क्या है, क्यों ये न्यूज़ में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि 2014 में दिस एनजैक विच मीन्स नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ये पास होता है पार्लियामेंट द्वारा। ठीक है, एनजैक पास होता है, बट वहीं 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको स्ट्रक डाउन कर देता है, मतलब खारिज कर देता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता है। अब इसके रीजन क्या है वो हम आगे देखेंगे। इसी रिगार्डिंग में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वो स्पीच दे रहे थे राज्यसभा में। उनकी पहली स्पीच थी, क्योंकि वो चेयरपर्सन भी हैं राज्यसभा के। उन्होंने 2-3 मेजर बातें कही। पहली कि जो 7 साल से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इसके प्रति कोई काम क्यों नहीं हुआ है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी के मेनली जो 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनको एक दूसरे के डोमेन में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो बेसिक एनसीईआरटीज में भी लिखा होता है। प्लस इसके साथ जो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, वो ये कही कि जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, इट वॉज अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। कहने का मतलब क्या है कि 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट ने इस एनजैक को खारिज किया, इट वॉज अगेंस्ट द मैंडेट, क्योंकि अल्टीमेटली पार्लियामेंट के जो एमपीज हैं उनको हम ही चुनते हैं। ठीक है, बस राज्यसभा की वोटिंग थोड़ी अलग होती है, बट देखा जाए तो लोकसभा में अल्टीमेटली हम ही चुनते हैं। तो इस कंटेक्स्ट को आपको ध्यान में रखना और आगे चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट होती कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम आर्टिकल 124 क्लॉज 2 देखें, ठीक है, एंड आर्टिकल 217, ये दोनों बात करते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट की। बट अभी हमारा फोकस 124 मतलब 124 क्लॉज 2 पे होना चाहिए, जो कि स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। अगर इन शॉर्ट इस आर्टिकल को हम समझे तो ये बेसिकली बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट द्वारा होगा, विद द कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, मेनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आपको ये वर्ड कंसल्टेशन याद रखना है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, एनजैक में भी और कोलिजियम में भी। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए। ठीक है, अब व्हाट इज दिस कोलिजियम सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कुछ की पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज कोलिजियम सिस्टम इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नीदर इट इज अ स्टैट्यूटरी और समथिंग एल्स, मतलब कहीं भी इस बॉडी का जिक्र नहीं है। इट इज अ इवॉल्व प्रोसेस। मतलब जो कोलिजियम सिस्टम है, देखिए कोलिजियम सिस्टम है क्या। कोलिजियम सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है जहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होता है, ट्रांसफर ऑफ जजेस। यही सिस्टम डिसाइड करता है कि किस जज की अपॉइंटमेंट कहाँ होनी है और किस जज की ट्रांसफर कहाँ होनी है, बोथ फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, एंड नॉट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बेसिकली स्टैट्यूटरी। अब फर्स्ट मैंने बोला, आपको फिल्म्स के लिए याद रखना है कि इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और समथिंग एल्स। ठीक है, इट इज अ इवॉल्व प्रोसेस। ठीक है, कोलिजियम समझ में आ गया। कोलिजियम क्या है, बेसिकली अ ग्रुप ऑफ जजेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट देखते हैं किनकी, जजेस की, बाकी जजेस की। ठीक है, आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बट हमारा देश शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहाँ पे जजेस खुद को ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अपॉइंट मतलब चयन करते हैं अपना, बाकी अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, बट जो चयन की जो प्रोसेस है, जो चुनने की प्रोसेस है, वो कोलिजियम सिस्टम के पास है। ठीक है, चलिए अब एवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम सिस्टम देखते हैं। इसके लिए 3 मेन केसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था आर्टिकल 124 में आपको कंसल्टेशन वर्ड को पकड़ के रखना है। देखिए 1981 में फर्स्ट जजेस केस आता है, जहाँ पे बेसिकली जो प्राइमेसी थी, जो प्राथमिकता दी गई जुडिशरी के जो अपॉइंटमेंट्स की थी, वो एग्जीक्यूटिव्स को दी गई।
ठीक है। द रूलिंग गिव द एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो डिसाइड करेंगे कौन कि जुडिशरी में किसका अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। जो सेकंड केस आया, सेकंड जजेस केस जिसको हम बोलते हैं 1993 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो वर्ड कंसल्टेशन आर्टिकल 124 में है उसको डिफाइन किया। उसने सिंपली कह दिया कि जो वर्ड कंसल्टेशन है इट मीन्स कॉन्करेंस, मतलब कि अगर जो जजेस हैं हमारे, ठीक है, जो कोलिजियम के अंदर जो जजेस हैं, उन्होंने अगर किसी जज का नाम प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया है तो इट मस्ट बी विद कंकरेंस, मतलब वो होना ही चाहिए, वही फुल एंड फाइनल है, ऐसा आप कह सकते हैं। ओके, प्लस इसके साथ एक चीज और बोली कि जो कोलिजियम सिस्टम होगा उसमें एक तो होंगे सीजीआई, ठीक है, सीजीआई तो एक ही रहते हैं, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब 3 जजेस हो गए। मतलब ये 3 जजेस डिसाइड करेंगे कि किसका अपॉइंटमेंट होना है, किसका ट्रांसफर होना है, ठीक है, और ये रिकमेंड करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को। क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट केस आता है दैट इज थर्ड जजेस केस, ठीक है। अब ये कोलिजियम सिस्टम को और एक्सटेंड कर देता है। ये कोलिजियम सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या कहता है कि एक सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, टोटल 5 जजेस हो गए। तो राइट नाउ हमारे यहाँ पे जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो ये वाला जो 5 जजेस सिस्टम है ये होता है। इसका मतलब क्या है कि ये 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस 1 सीजीआई मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन से हाई कोर्ट में किस जज की नियुक्ति होनी है, या सुप्रीम कोर्ट में कौन से जजेस हाई कोर्ट से बुलाए जाने हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा एनजैक के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऑलमोस्ट एनजैक के बारे में ही है। देखिए एनजैक क्या है, जैसे मैंने आपको बताया 2014 में सुप्रीम कोर्ट सॉरी पार्लियामेंट एक एक्ट के साथ आता है जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। क्योंकि जो अपॉइंटमेंट है जजेस की वो कोलिजियम सिस्टम से होती है, तो पार्लियामेंट ने क्या कोशिश करी कि जो अपॉइंटमेंट है इसको एनजैक के थ्रू की जाए। बेसिकली हुआ क्या, जो आर्टिकल 124 का मैंने बताया ना कंसल्टेशन, उसको बदल दिया गया एनजैक के साथ। अभी एनजैक क्या है, एनजैक बेसिकली एक कमीशन होगा, एक बॉडी होगी जो अपॉइंट करेगी किसको, हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ठीक है, एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग कोलिजियम सिस्टम। ओके, तो यहां पे आपको कुछ चीजें हैं की पॉइंटर जो याद होनी चाहिए, वो है 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एनजैक को ऐड किया गया। बट मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। नंबर 1 इज 99th सिंपली एनजैक, ये हमने डिस्कस किया। नंबर 2 इज 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट which was basically exchange of enclaves, territories with Bangladesh। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग टाइप में कुछ पूछ सकते हैं। 99 याद रखना है, 100 याद रखना है आपको। थर्ड 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि सिंपली आपको पता ही होगा जीएसटी। फोर्थ वन इज 102 विच इज सिंपली मीन्स यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया एनसीबीसी को। अभी एनसीबीसी क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। एंड फिफ्थ वन इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दिस इज सिंपली, इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसके अंदर अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 इसमें ऐड किया गया, मतलब आर्टिकल 15 6 के अंदर 15 क्लॉज 6
नाम का एक आर्टिकल जोड़ा गया, प्लस अंडर आर्टिकल 16 में 16 में क्लॉज 6 ऐड किया गया, और ये किससे रिलेट करता है, आपका ईडब्ल्यूएस से। इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है कि ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज 103। नेक्स्ट इज 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसमें बेसिकली अंडर आर्टिकल 334 के अंदर अमेंडमेंट हुआ। अब ये आर्टिकल जो बात करता है दो चीज़ों के बारे में बात करता है, सॉरी जो अमेंडमेंट एक्ट है दो चीज़ों के बारे में बात करता है। पहला, इसने जो रिजर्वेशन पीरियड था SC/ST कैंडिडेट्स के लिए फॉर लोकसभा, उसको एक्सटेंड कर दिया गया फर्दर 10 ईयर्स। ठीक है, तो आपको SC एंड STs रिजर्वेशन याद रखना है। प्लस आपको पता होगा जो कि एंग्लो इंडियन सीट रिजर्व्ड होती थी किसके लिए, लोकसभा के लिए, उसको इसने स्क्रैप कर दिया। ठीक है, तो 104 जो था वो दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, SC/ST रिजर्वेशन एक्सटेंशन किसके लिए, लोकसभा के लिए, प्लस एंग्लो इंडियन का जो क्लॉज था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको खारिज कर दिया या स्क्रैप कर दिया। एंड लास्ट वन इज 105, ये भी इंपॉर्टेंट है। 105 क्या है, इसमें जो स्टेट के पास पावर थी ओबीसी लिस्ट तैयार करने की, वो रिस्टोर करेगी। बेसिकली रिस्टोरेशन द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई ओबीसीज। कहने का मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करने की। ठीक है, तो ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो आपको फिंगर्स पे होने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में, इनको आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो मैंने सोचा आपको पता होने चाहिए, आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। वहीं अगर हम एनजैक की बात करें तो इसका कंपोजिशन कैसा था जो गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने डिसाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें चीफ जस्टिस होंगे जो कि चेयरमैन होंगे एनजैक के। ठीक है, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, प्लस लॉ मिनिस्टर होंगे, प्लस 2 एमिनेंट पर्सन वुड बी सिलेक्टेड बाय कमिटी विच वुड बी कंपोज्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर के। एक कमेटी होगी, उसमें चीफ जस्टिस होंगे और लीडर अपोजिशन होंगे, ये मिलके 2 कैंडिडेट्स को चुनेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था एनजैक का, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एनजैक के स्ट्रक डाउन होने का जो रीज़न था वो ये था कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो 2015 में जो फैसला आया, जिसको हम 4th जजेस केस भी बोलते हैं, उन्होंने सिंपली इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज अगेंस्ट द बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक डॉक्ट्रिन है जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बोलते हैं, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ होती है तो सुप्रीम कोर्ट सिंपली उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नल एंड वाइड बोल सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट एनजैक वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको हैम्पर कर रहा था, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 4 जजेस केस बेसिकली एनजैक से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी के जो 3 जजेस केस हैं वो कोलिजियम से रिलेटेड हैं, 4th वन इज रिलेटेड टू एनजैक। ठीक है, चलिए जी, अब डिबेटेबल हैं तो इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ लोग इस पर एग्री करते हैं, डिसएग्री, वो आपको देखना है। मेरा मानना यह है कि आपको पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों पता होने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं किसके, एनजैक के। देखिए, जो 4-1 का जो फैसला आया था उसमें जस्टिस चिलमेश्वर ने प्रेस किया था, मतलब इन फेवर ऑफ एनजैक वोट किया था। तो उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने। अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, मतलब कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जो कोलिजियम सिस्टम है इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, तो जो एनजैक इट इज़ ट्रांसपेरेंट। ठीक है,
इससे जो जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव का जो चेक एंड बैलेंस है वो बना रहेगा, ठीक है, ऐसा कहना था उनका। सीक्स बैलेंस ऑफ पावर, ओके। कुछ ग्लोबल एग्जांपल भी दिए, लाइक यूएस के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है उनके पास पावर होती है अपॉइंट करने की जजेस को, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो आपको याद रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना तो देख लेना। अब इश्यूज क्या है जो पार्लियामेंट ने या गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट रखे कोलिजियम सिस्टम के, लाइक दे अलिस्ट फेवरेटिज्म के। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि जो कोलिजियम सिस्टम है बेसिकली वो फेवरेटिज्म करता है कि कुछ जो जजेस हैं वो अपने ही पसंद के जजेस को हाई कोर्ट में लाना चाहते हैं, उनको अपने पास लाना चाहते हैं। इट इज़ वेरी एम्बिगुअस प्रोसेस, ओके। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव्स का भी रोल होना चाहिए जुडिशरी के अंदर, कंप्लीटली आइसोलेट कर देना एग्जीक्यूटिव्स को, इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। टू चेक बैलेंस प्रिंसिपल इज नेसेसरी बिकॉज इट इंश्योर्स दैट द नो ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी इज एक्सरसाइजिंग इट्स पावर इन एन एक्सेसिव मैनर। क्रिटिक्स और ये भी कहते हैं कि इट इज़ अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं मेंशन नहीं है, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन जितना स्ट्रांग हो गया है कोलिजियम, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और कहना है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। जैसे मैंने कहा नेपोटिज्म भी इसमें होता है कि जैसे कुछ बड़े जजेस हैं उनके अगर फैमिली से कोई कुछ है तो वो प्रमोट कर दिए जाते हैं, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है, ठीक है। तो यही है इसके साथ कोलिजियम सिस्टम के साथ और एनजेक के साथ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी कोलिजियम और एनजेक के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स या फिर मॉक या ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ बुक्स की हेल्प चाहिए, तो आप ये बुक्स हैं ओसवाल बुक्स, इनको ट्राई कर सकते हैं, ओके। मैंने पर्सनली इन बुक्स को फॉलो किया है, आई मीन पढ़ा है, काफ़ी अच्छा इनका एल्गोरिदम है, जो बताने का तरीका है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आप इन बुक्स पे रिलाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो बाकी जो लिंक्स हैं मैं इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें वहाँ से आकर इनको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इनमें आपको एनसीईआरटीज़ की समरीज भी काफ़ी अच्छी दी गई है, ठीक है। वहीं आपको 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। वहीं आपको मॉक पेपर्स में मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी चाहिए, कंटेंट अच्छा है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके काम आई हो। चलिए, थैंक यू।